ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और वक्त हो चला है महादंगल का। महादंगल में आज उस राजनीतिक खबर से आपको रूबरू कराने वाले हैं और उसी पर विस्तार से होगी चर्चा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने नया अध्यक्ष लगभग तय कर दिया है। सिर्फ औपचारिकता नाम के ऐलान की बाकी रह गई है और उनका नाम है पंकज चौधरी। किसी और ने इस पद के लिए नामांकन नहीं भरा, इसीलिए पंकज चौधरी के नाम के ऐलान की औपचारिकता भी पूरी कर दी जाएगी। बीजेपी के इस दांव से समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुर्मी और यादव का गणित समाजवादी पार्टी की पीडीए पॉलिटिक्स को मजबूत बनाता है और पंकज चौधरी का ताल्लुक कुर्मी जाति से है। वो कुर्मी जाति जो यूपी में यादवों के बाद ओबीसी में दूसरी सबसे बड़ी जाति है। अपने जातीय समाज और संगठन दोनों में ही पंकज चौधरी की पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। इसलिए यह कहा जा रहा है पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान देने का मकसद अखिलेश यादव के पीडीए वाले दांव को मजबूत ना होने देने की रणनीति पर आगे बढ़ना हो सकता है। आपको याद दिलाते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में कुल 11 कुर्मी सांसद जीते थे। इनमें से सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी से जीते। सपा ने 12 उम्मीदवार कुर्मी जाति के उतारे थे, जिनमें से 7 प्रत्याशी जीत गए। बीजेपी ने 5 कुर्मी उम्मीदवार उतारे, 3 को जीत मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ कुर्मी मतदाता की संख्या ज्यादा थी। इसीलिए सियासी पंडित ये मान रहे हैं कि बीजेपी के मिशन 27 को आगे बढ़ाने में पंकज चौधरी का चेहरा एक बड़ा मोहरा साबित हो सकता है। दूसरी वजह यह है कि पीएम मोदी का पंकज चौधरी पर अटूट भरोसा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 2 साल पहले की, जब गोरखपुर में गीता प्रेस के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल चलकर ही गलियों से होते हुए पंकज चौधरी के घर तक पहुंचे थे, क्योंकि वहां पर उनका काफिला उस गली के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरे और पैदल ही चलते हुए उनके आवास तक पहुंचे। प्रधानमंत्री बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के ही समय निकालकर पंकज चौधरी के घर पहुंचे थे। उनकी मां से, उनके परिवार के लोगों से काफी देर तक लंबी चौड़ी चर्चा प्रधानमंत्री की ओर से की गई थी। पंकज चौधरी के घर का रास्ता संकरा होने की वजह से पीएम का काफिला 200 मीटर दूर ही उनका वाहन रुक गया था और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे थे, तभी से कयासों का बाजार गर्म हो चला था। लेकिन इस भरोसे के साथ ही साथ पंकज चौधरी के नाम पर कई सवाल भी जुड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पूर्वांचल से ही सीएम और अध्यक्ष दोनों पद देकर बीजेपी क्या पश्चिम की अनदेखी कर रही है, जो सवाल विपक्षी दलों की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। क्या यूपी अध्यक्ष का चुनाव सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण को सेट करने के लिए हो रहा है? क्या आलाकमान ने पंकज चौधरी का नाम पहले से तय कर रखा था, मतदान सिर्फ दिखावा था? और सवाल यह भी है, पंकज चौधरी की एंट्री क्या बदल पाएंगे यूपी में बीजेपी की केमिस्ट्री? क्या कोई बड़ा बदलाव आगे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार कैसे हुआ है वो जानिए। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष मिलने वाले हैं और जो अध्यक्ष मिलने वाले हैं 7 बार सांसद रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं और हर पदों पर महत्वपूर्ण रहे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का चुनाव, उसके अध्यक्ष का चुनाव बीरबल की खिचड़ी बन चुका है। वर्षों हो गए सुनते सुनते कि अब अध्यक्ष बनने वाला है। अब सुनने में आ रहा है कि पंकज चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री से शायद उनके संबंध अच्छे नहीं बताए जाते हैं, उनको शायद अध्यक्ष बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। वो अपने डाइनिंग रूम में बैठ करके अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तय कर लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी तय कर लेते हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष भी जो बनेंगे मोहरा बनेंगे, जो ओबीसी का मोहरा मुझे लगता है जहाँ तक होंगे। लगातार में लोग चाहे पिछड़े हों, दलित हों, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के हों, वो एकजुट होकर के अब समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुख बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष चुनने के लिए पूरे प्रदेश से हमारे सभी विधायक भी आए हैं, लोकसभा के सभी सदस्य भी आए हैं। उसी के तहत मैं भी आया हूँ। बैठक होगी, पार्टी जो निर्णय लेगा उस पर होगी। इंटरेस्टेड बात है कि उत्तर प्रदेश में जब से पंकज सिंह का नाम आने लगा, सरकार और संगठन के इंजन टकराने लगे आपस में। ये भारतीय जनता पार्टी के विचारों का चुनाव है, किसी समाज और व्यक्ति का चुनाव नहीं है। इसलिए जो भी इसमें हर समाज के लोग शामिल हैं। जो भी अध्यक्ष होगा किसी बिरादरी का हो,
वो हमारा अध्यक्ष होगा, भारतीय जनता पार्टी को होगा। और हमें उम्मीद है कि 2027 भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। जो दिल्ली और लखनऊ को अच्छा लगेगा वही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। इसलिए जो प्रक्रिया इस समय पे चल रही है या जिसकी चर्चाएं चल रही हैं वो केवल खाना पूर्ति है। पहले से तय है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। तो पंकज चौधरी यूपी बीजेपी में नए सारथी तो हो गए हैं, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि गोरखपुर से दो कद्दावर नेताओं को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या संदेश देना चाहती है। कहा यह भी जा रहा है कि अब दूसरे हिस्सों की अनदेखी की जा रही है, क्योंकि एक तरफ मध्य यूपी का इलाका, बुंदेलखंड का इलाका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, लेकिन एक तरफ गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो गोरखपुर से ही, क्योंकि घर वहीं पर है पंकज चौधरी का, महाराजगंज से भले ही वो 7 बार के सांसद हों, तो गोरखपुर के ही दूसरे कद्दावर नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के पीछे क्या कोई खास रणनीति हो सकती है। आगे आने वाले वक्त में क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में होने जा रहा है। 2024 के सबक को नहीं भूली है बीजेपी, केंद्र में बैठा आला कमान। इससे आगे आने वाले वक्त में क्या कोई बड़ा फेरबदल भी होने वाला है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशान त्यागी जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के स्टूडियो में आ चुके हैं। मनोज काका जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण राजभर जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश शुक्ल जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करते हुए, गोरखपुर के दो लोगों को ये जो कद्दावर कुर्सी दी गई है, कहा जा रहा है संगठन और सरकार में तालमेल ही नहीं था, तो अब तराजू को बैलेंस करने के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रेम शुक्ला जी, तो ये कहने को लोग कुछ भी कह सकते हैं। सरकार और संगठन में भारतीय जनता पार्टी की चाहे जो इकाई हो, हमेशा उत्तम संतुलन रहता है, और सरकार और संगठन के बीच संगत संतुलन बैठा कर ही भारतीय जनता पार्टी जनसेवा के कार्य में स्वयं को समर्पित करती है। और उसी का परिणाम है कि चुनाव दर चुनाव जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देती है। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य कोई प्रदेश हो, सत्ता और संगठन के बीच में संगत संतुलन साधने में भारतीय जनता पार्टी को हमेशा जो है वो सफलता मिली है और मिलती रहेगी। अब राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि एक पूरब जाते हैं, दूसरे पश्चिम जाते हैं। योगी और पंकज चौधरी में कुछ बहुत ज्यादा पड़ती नहीं है, तो यहाँ पर भी बैलेंस ऑफ पावर का एक्ट दिल्ली से खेला गया है, शक्ति संतुलन बना रहे। प्रेम शुक्ला जी, अब देखो, कहने वालों को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे मेरी जो जानकारी है, पंकज चौधरी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बीच बहुत बेहतरीन संबंध है। और आज भी आपने देखा कि नामांकन करने के लिए जब पंकज चौधरी जी का नामांकन है तो योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित थे। तो योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में ही पंकज चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष पद के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है। बिल्कुल, दोनों के बीच बहुत बेहतरीन तालमेल और संबंध भी है। प्रस्तावक बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके अलावा 9 और भी नेता, लेकिन इसके जरिए पीडीए की पॉलिटिक्स को कितना डेंट आप पहुंचाएंगे। एक बार मनोज काका जी की टिप्पणी ले लेती हूं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। मनोज काका जी, अब देखिए, बड़ा पीडीए आप लोग कह रहे थे, पीडीए करते हुए 2027 में जाने वाले थे। बीजेपी ने ऐसा दांव खेला है कि कह रही है चारों खाने चित हो जाएगी विरोधी पार्टी। मनोज काका जी, नहीं, जो बीजेपी कह रही कि चारों खाने चित हो जाएंगी, तो अभी तो हाल ही में आपने देखा कि 2024 में कौन चित हुआ? उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी ही चारों खानों चित हो गई। और आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में, आज आपका रिसर्च अच्छा है, बढ़िया लगा मुझे। आपने स्वयं बताया कि कुर्मी समाज के समाजवादी पार्टी में कितने सांसद हैं। कुर्मी समाज के समाजवादी पार्टी में 7 सांसद हैं, जबकि बीजेपी में 3 ही सांसद हैं। एक उनके अलायंस में अनुप्रिया पटेल जी हैं। और आप अच्छा अपने प्रारंभिक उद्बोधन में आपने ठीक बोला कि पंकज चौधरी का घर, चूंकि वो पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके घर पर देश के प्रधानमंत्री जी गए, पैदल गए, गलियों में गए। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हेमंत कुमार पटेल की हत्या कर दी गई, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कर दिया। वहां प्रधानमंत्री नहीं गए, तो पटेल समाज पूरा उत्तर प्रदेश का इस पर दृष्टि लगाया होगा, देखता होगा कि जो उनकी जय बोलेगा सिर्फ प्रधानमंत्री, उसी को दलित पिछड़ा मानते हैं। हमारा तो जो अखिलेश यादव जी का पीडीए का विमर्श है, वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, वो सामाजिक, आर्थिक, शासकीय सब तरह है। वो इस तरह है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में क्यों और माइग्रेशन खत्म कर दिया गया है, क्यों पिछड़े समाज की और ईडब्ल्यूएस की भी, और क्यों एससी की जो मेरिट लिस्ट बन रही है वो अनरिजर्व से ज्यादा बन रही है, इसका भी सवाल है।
तो ये अखिलेश यादव का जो पीडीए का विमर्श है, उस तबके को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अखिलेश यादव का विमर्श हाँ, तो ये बहुत बढ़िया है। हमारा पीडीए तुम्हारे पीडीए से ज्यादा मजबूत है, हमारे कुर्मी तुम्हारे कुर्मी से ज्यादा मजबूत। ये दिलचस्प है मनोज काका जी। मतलब अगर वो बीजेपी के कुर्मी हैं तो फिर वो सत्ता के वो चरण चुंबक हो गए, और अगर वो आपके समाजवादी पार्टी के कुर्मी हैं तो वो बड़े अच्छे नेता मनोज काका जी। ये तो मतलब गजब का है, चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी। देखिए आपका आपका चित्रा जी सवाल हो गया। हाँ, सवाल हो गया। मैंने अगर एक शब्द, आपका इतना बड़ा मंच है, अगर झूठ बोला हो, हाँ। एक शब्द, सिंगल शब्द झूठ बोला हो, क्या प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक युवा की हत्या कर दी गई? क्या बीजेपी का एक भी नेता वहां गया? ये सवाल आपसे है। और हत्या करने वाले घर गोली, उसी हेमंत पटेल को स्कूल में बुला करके बीजेपी के नेता ने गोली मारी। और बताइए, और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। कोडीन बेचा जा रहा है, जहर युक्त सिरप बेचा जा रहा है, उसमें सब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्वजाती सामंती गुंडों का हाथ है। एक सिपाही की 1000 करोड़ की कोठी है। आप इन पर सवाल कौन खड़ा करेगा? ये देश का, उत्तर प्रदेश का पीडीए तबका नहीं देखेगा। उसकी सिर्फ एक दृष्टि है कि जो भाजपा में सांसद बनेगा वही पीडीए का नायक रहेगा, नायकत्व करेगा। पीडीए का तो हर वो नायक है जो इस बात को माने कि संसोपा ने बाधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। राजपाट है किसके हाथ ऊंची जात और ऊंची अंग्रेजी और ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। ये हमारा विमर्श तो ये है ना, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। तो अखिलेश यादव जी का कविता आप सुना रहे हैं, ये कब की बनाई गई कविता है? प्राथमिक विद्यालय क्यों ये बीजेपी के शासनकाल की तो है नहीं। कमीशन में ये भी बताइए कि किसके सरकार के दौरान ये कविता बनाई गई थी, जब पिछड़ों को, वंचितों को, उनकी आवाज को स्वर नहीं दिया जा रहा था? आप ये भी तो बता दीजिए। सुनाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताते नहीं है कि जो कविता आप बीजेपी से जोड़कर सुना रहे हैं। क्या प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए? उनका चूंकि वो नेटवर्क चला गया है, जुड़ गए क्या हमारे साथ? प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए, ठीक है, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, फिर इरशाद में आपकी भी पास आ रही है। किसी समय का भी हो, आज उसकी प्रासंगिकता क्या है उत्तर प्रदेश में? ठीक है, आप अपने मंच के माध्यम से ही कह दीजिए कि माइग्रेशन उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन में लागू किया जाएगा। अब विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार और कुलपति पिछड़े और दलित समाज के लोगों को बनाया जाएगा। अब दलितों को मूंछ रखने पर, बुलेट चढ़ने पर उनको अपमानित नहीं किया जाएगा। अब दलितों और पिछड़ों को भी अगर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ बनेंगे तो योगी आदित्यनाथ उनका घर नहीं धुलवाएंगे। ये सब आप अपने मंच के माध्यम से ही घोषित करा दीजिए। प्रेम शुक्ला जी उनके आरोपों पर आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, आप आरोपों पर जवाब दे दीजिए। मैं उनके आरोप सुन नहीं पाया। हाँ, मैं चूंकि नेटवर्क में था नहीं, इसलिए उनके आरोप वो बनारस में एक व्यक्ति की मौत का मामला उठा रहे हैं। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि हमारा पीडीए ज्यादा मजबूत है, कुर्मी लोगों की ज्यादा आवाज समाजवादी पार्टी ने उठाई है। प्रेम शुक्ला जी हाँ, अरे कुर्मी लोगों ने देखा है किस तरह से जो है बेनी राम वर्मा का क्या दुर्दशा समाजवादी पार्टी ने की उनके आखिरी वक्त में। ये कौन भूला है समाजवादी पार्टी की एक परिवार के गुंडों के अलावा, भाई स्वयं अब्बा हुजूर जो थे श्रीमान मुलायम सिंह यादव, उनकी तो औरंगजेबी हरकत करके उनकी तो दुर्दशा करी ही थी। बाकी किसी का क्या लेन देन है वहां, सब ऐसे ही है। ये क्या बातें करेंगे बेनी राम वर्मा को, जिस तरह से उनकी दुर्गति की गई, कोई भी कुर्मी समाज का व्यक्ति इस बात को कैसे भुला सकता है। और पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ा प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ही ऐसी हैं कि बीते 11 वर्षों से देश को पिछड़ा प्रधानमंत्री दिया, और वह पिछड़ा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। को देश का सर्वोच्च दूसरा सम्मान दिया गया और उस दुनिया में नहीं है, और किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। चिचियारे मैंने क्या कहा, क्या कह दिया भाई? क्या बोल रहे हो? और उसी पर वो मैं सुन नहीं पाई, माफी के साथ। आपने कुछ मुलायम सिंह जी को लेकर आपत्ति है इनको? हाँ, क्या कहा है? क्या कहा है? कौन सी भाषा पे आपत्ति थी? अब्बा कहना अपराध है, अब्बा गाली है। अब्बा जान क्या कह रहे हैं? कह दिया तो गाली है। नेताजी को क्या उर्दू गाली हो गई, फारसी गाली हो गई समाजवादी वालों को। हाँ तो अब्बा कहा तो गाली है वो। आज मुलायम सिंह यादव अब्बा कहा मैंने, अखिलेश यादव के अब्बा तो अब्बा गाली हो गई। कहां पढ़ के आया है? भाषा मत सिखा तू चिरकुट, भाषा मत सिखा। अब्बा कहती तो गाली हो गई। कहां से पढ़ के आया तू? हम पोंगा पंडित कह देंगे तो ठीक लगेगा? पढ़ के आया है? हम पोंगा पंडित कह देंगे तुम्हें ठीक लगेगा?
अरे अब्बा कह दिया तो गाली है क्या? मैं तुझे अदमुल्ला कहूंगा, अच्छा लगेगा? मैंने अदमुल्ला कहा तुझे? मैंने तुझे कटुआ कहा, अदमुल्ला कहा? तुम्हारी हरकत सबने देखी है। कहा तुझे टेलीविजन पर बैठ के लोगों को माँ बहन गालियां बकता है आकर चैनल पर चिरकुट। ये देश का पिछड़ा तबका भी देख रहा होगा। माँ बहन की गालियां देना तुम्हारा काम है। तुम्हारा नेता माँ बहन की गालियां देता है, तुम्हारे लोग माँ बहन की गालियां देते हैं। माँ की गाली दोगे तो गाली पाओगे। माँ सम्मानित हो सकती है। मेरे लिए तो तुम्हारी भी दोगे तो गाली खाओगे और ज्यादा बात करोगे तो जूते लात भी पाओगे। किसी प्रवक्ता के इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पर 2027 की चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत हमला और इस तरह की बदजुबानी ये तो ठीक नहीं है ना। मुझे लगता है मुद्दे पर रहकर बात करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मेरे सवाल पर आप अब चिरकुट विरकुट कौन सी भाषा होती है प्रेम शुक्ला जी? भाषा सिखा रहा है ईशान त्यागी जी से चाहूंगा वो गाली दे और वो शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन मुझे इतना गिरना नहीं है। मैं किसी के मंच का इतना नाजायज फायदा नहीं। किस तरह के शब्दों का प्रयोग, क्या गलत प्रयोग कर दिया मैंने? अब्बा कह दिया तो क्या हो गया? बोलिए। अखिलेश का अब्बा कह दिया तो क्या हो गया? अब मेन मुद्दे पर आते हैं। ईशान त्यागी कौन सी भाषा की गाली है अब्बा? ठीक है, देखिए अब हम 9:30 बजे दिखाने वाले हैं धुरंधर का धुरंधर एक कार्यक्रम। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी ने जब दांव खेला है तो मौजूदा वक्त में धुरंधर वही साबित हो रहे हैं। ईशान त्यागी जी मेन मुद्दे पर रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं? अब्बा अम्मा पे नहीं जाएंगे भाई। मेन मुद्दे पर रहते हैं ईशान त्यागी जी। मुझे एक बात से आपत्ति है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के गालीबाज प्रवक्ता जो कुख्यात हैं इस बात के लिए कि वो किसी की मां को गाली दे सकते हैं और सारे टेलीविजन पे गाली दे सकते हैं, जो इस बात के लिए कुख्यात है, उन्होंने आपने सिर्फ चिरकुट बोला, आपने सिर्फ चिरकुट बोला, आपने सिर्फ उनका चिरकुट शब्द नोट किया, उन्होंने कटुए शब्द का इस्तेमाल किया। आपको उनको रोकना चाहिए था इस बात पे। जो कुख्यात प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला, गालीबाज प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला, उन्होंने कटुए शब्द का इस्तेमाल किया। इन्हीं के एक सांसद ने कटुए शब्द का इस्तेमाल किया था संसद में। अरे भाई प्रेम शुक्ला, आप बीच में बोलिए। आप कितने ज्ञानी हैं, हमें सबको मालूम है। आप बीच में मत बोलिए। आप एक मिनट चुप रहिए, शांत हो जाइए। गालीबाज प्रवक्ता, अरे गालीबाज प्रवक्ता जी शांत हो जाइए। मुझे बताइए, मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी माँ को भी गाली दे सकते हैं, मुझे पता है। मुझे पता है आप किस स्तर पे गिर के अब मेरी माँ को भी गाली दे सकते हैं। नहीं, आपके लोग गाली देंगे तो गाली खाएंगे। सुरेंद्र राजपूत ने गाली दी मेरी माँ को, तो मैंने भी गाली दी। मुझे मालूम है, गाली दोगे तो गाली खाओगे। सकते हैं आपने सुरेंद्र राजपूत जी की स्वर्गीय माँ तो गाली खाओगे, गाली दोगे तो गाली दूंगा। अब सुनिए मेरी बात को। देखिए, उन्होंने मेरी स्वर्गीय माँ को गाली दी तो मैंने भी उनकी माँ को पलट कर दे दिया उपहार। अरे भैया देखिए, उपहार बोल रहे हैं। ये देखिए किस तरह के विद्वान व्यक्ति को आप अपनी डिबेट में लेकर आइए भारतीय जनता पार्टी से। किस भाषा की गाली देने को उपहार कह रहा है? इसको शर्म नहीं आ रही है इस व्यक्ति को जो गाली देने को उपहार कह रहा है। एक व्यक्ति की मां को गाली दे दी इस व्यक्ति ने और उसको उपहार देने का काम कर रहा है, उसको उपहार बोलने का काम कर रहा है। मुझे बताइए तो। मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है, मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि एक सेकंड सब लोग शांत रहिए। एक सेकंड यहाँ पर ईशान त्यागी जी आप भी तो गड़े मुर्दे उठा रहे हैं। अभी किस पर डिबेट पर चर्चा हुई, मैंने क्या सवाल पूछा? ये उन दोनों एक से मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ईशान त्यागी जी। ये मनोज काका और प्रेम शुक्ला की लड़ाई थी, आप बेवजह उसमें कूद गए दोनों। एक मेरी बात सुनिए ईशान जी, मेरी बात सुनिए ईशान त्यागी जी। अब भाषा की मर्यादा कांग्रेस के लोग नहीं सिखाएं, भाषा की मर्यादा कांग्रेस के लोग नहीं सिखाएं, भाषा की मर्यादा कांग्रेस के लोग नहीं सिखाएं। ईशान त्यागी जी, ईशान त्यागी जी, ईशान त्यागी जी, ईशान त्यागी जी, वहां पे रोकना चाहिए। ईशान त्यागी जी, आपने प्रेम शुक्ला को एक बार नहीं रोका, आपने सिर्फ चिरकुट सुना और चिरकुट बोलने पे रोक दिया, वो भी 2 मिनट बाद। यहाँ पर कौन किस भाषा में अभद्र टिप्पणी करता है, सबको पूरा लाइव डिबेट इस समय दर्शक देख रहे हैं। अरुण राजभर नहीं, अरुण ये बिल्कुल गलत बात है। आप पहली बार आए हैं, आप मेरा यहाँ पर डिबेट खराब कर रहे हैं। अरुण राजभर जी, अब ये पीडीएफ पॉलिटिक्स को डेंट पहुंचेगा क्या? पीडीएफ पॉलिटिक्स पर डेंट पहुंचेगा क्या? आप लोगों की 24 में तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने बुरी स्थिति कर दी थी। राजभर साहब देखिए, बिना दूल्हे की बारात लेकर के श्री अखिलेश यादव जी बिहार गए थे। ना तो उनका कोई प्रत्याशी था, ना उनका कोई कार्यकर्ता था, ना उनका कोई जनाधार था। फिर भी वो किसको जिताने गए थे? अपने रिश्तेदार को जिताने गए थे। और जहां जहां जिताने गए थे वहां पूरी तरीके से हार करके लौटे। वहां भी तो पीडीए की ही बात कर रहे थे।
ये वास्तविकता पीडीए की जो बात करते हैं तो ये वो भूल जाते हैं कि हमने अपने कार्यकाल में पीडीए के जो वंचित तबका है उसके साथ कितना नाइंसाफी किया। हाँ। आप बताइए कि श्री आजम खान साहब इन्हीं के पार्टी के नेता थे, क्या वो भारतीय की सरकार में उन्होंने अन्याय किया है? ये सारी चीजें जो जेल की सलाखों में गए हैं, हाँ। वो तो उन्हीं की सरकार में जो अन्याय उन्होंने किया था पीडीए समाज के साथ, उसी अन्याय का बदला उस आज के कानून के साथ मिल रहा है, उनको सजा मिल रही है। चाहे ये इनके बेनी प्रसाद वर्मा जी हो, पूर्व में बड़े नेता थे वर्मा समाज के, उन्होंने उनको कहां पहुंचा दिया। तमाम ऐसे पिछड़े समाज के नेता हैं जिनको कहां तक पहुंचा दिया, ये पीडीए के समाज के लोगों को अच्छे से पता है। देखिए ये सामंजस्य की बात है। अभी चुनाव हो रहा है, 24 में तो आपकी बुरी गत कर दी थी ना, इसे कैसे इनकार करेंगे? वो तो बताइए, 41 लोग जीत गए थे उधर के। 2024 का चुनाव दूसरे हवा में जीत गए, झूठ बोल के जीत गए, अफवाह फैला के जीत गए, वो विषय नहीं है। ये सामंजस्य का चुनाव हो रहा है अभी प्रदेश अध्यक्ष का, संवाद का चुनाव हो रहा है कि कार्यकर्ताओं से संवाद कौन बेहतर कर सकता है, संगठन और सरकार में सामंजस्य कौन बेहतर बना सकता है। मैं आदरणीय पंकज चौधरी जी को बड़े करीब से जानता हूं और वो अभी आप लोग कह रहे हैं कि गोरखपुर, आप भी गोरखपुर से बहुत वाकिफ है, बड़े अच्छे तरीके से गोरखपुर को जानते हैं, लेकिन महाराजगंज, हाँ महाराजगंज उसी गोरखपुर का हिस्सा रहा। बिल्कुल। लेकिन ये बात है कि आज से पहले क्या कहा जा रहा था कि योगी जी और केशव जी में पट नहीं रही है। हाँ। वो सीएम है, वो डिप्टी सीएम है, दोनों लोग साथ में जाकर के प्रस्तावक बन करके फोटो खिंचा रहे हैं और देश के सामने दिखा रहे हैं कि नहीं हम लोगों में ऐसी कोई बात नहीं है। और केशव मौर्य में बहुत पटती है क्या अरुण राजभर जी? नहीं बिल्कुल, अगर नहीं पढ़ती, आप बताइए चित्रा जी, अगर नहीं पढ़ती तो वो प्रस्तावक के साथ पूरे खुशनुमा माहौल में वो फोटो कैसे सामने आती? और एक साथ बैठ करके वो क्यों ये बातें सामने नहीं आती कि ये लोग एक क्यों नहीं बैठ रहे हैं? बैठ तो एक साथ अगल बगल कुर्सी बैठ रहे हैं, अगल बगल फोटो खिंचा रहे हैं, अगल बगल बातें कर रहे हैं। ये बात कौन फैलाता है कि उनसे वो नहीं पढ़ रही है? जिनके घर में, हाँ कैमरे के सामने तो मतलब घर में ऐसे खबरें चलती रहती हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करती, लेकिन दिल्ली से निर्देशित होता होगा ना कि हंसी खुशी माहौल में भतीजे में खुद नहीं पट रही है। चित्रा जी, चाचा भतीजे में खुद नहीं पट रही हो, तूफान खड़ा किया गया कि चाचा आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। बताइए चाचा की हसरत क्या है, कहां पहुंचा दिया चाचा को, कहीं नाम तक नहीं आता है। जब बेचारे कहीं जाते हैं तो जबरी उनका नाम लिया जाता है कि ये भी धरती पर है, ये भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो खुद का बेचारे पार्टी लेके चले थे और पार्टी की ऐसे हस्त्र में ले जाकर के साथ जोड़ दिए उनके कि आज उनकी ये दुर्गति होगी, कोई अपने से डिसीजन नहीं कर सकते, अपने से फैसला नहीं ले सकते। जहां तक चिरकुट चिल्लर की बात है, ये बात कौन कहा था? समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को कहा था, इसी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को जो कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष है। क्या उनको चिरकुट चिल्लर किसने कहा था? क्या किसी एनडीए के नेताओं ने कहा था? क्या किसी पिछड़े वर्ग के नेताओं ने इस बात को कहा था? ये हाँ, पिछड़े वर्ग के नेता ने कहा था, जो समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं, मुख्य शिखर पर कहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी चिरकुट चिल्लर की पार्टी है, इनकी कोई हैसियत नहीं है मेरे सामने। और आज वो ज्ञान दे रहे थे कि भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जो गुंडागर्दी करके श्री अखिलेश यादव जी कार्यकाल में इतिहास बना, भाषाई मर्यादा में तो कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, कोई किसी से कम नहीं है, किसी की जमीन आप कब्जा कर लीजिएगा, झंडा गाड़ करके लाल टोपी पहन करके। लेकिन उनके पीडीए पॉलिटिक्स से डरे थे ना आप लोग, इसी वजह से तो हुआ कि एक पीडीए वाला चेहरा ले आया जाए सामने, एक डिप्टी सीएम पीडीए, एक अध्यक्ष पीडीए, आप लोग पीडीए। कुछ नहीं, हाँ हमारे साथ देश के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से हैं और उससे बड़ी कुर्सी पर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी दलित आदिवासी महिला है। क्या कभी कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी का सम्मान किया? क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी पिछड़े वर्गों का? हाँ, दूसरी बात, जाति जनगणना की बात आई, मुद्दे की बात करिए, जाति जनगणना की बात, क्या कभी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने धरातल उतारने का काम किया? रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की बात कभी समाजवादी पार्टी ने किया कि पिछड़े वर्ग को जो 27% आरक्षण मिलता है उसको कोटे में कोटा करके सबकी मुद्दा उठाया? इस सरकार की नाक में नकेल कसने का काम किया और लगातार ये मुद्दा उठाने का काम किया कि हम ये मुद्दे की बात नहीं करते। उत्तर प्रदेश में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि हम जाति जनगणना नहीं करवाएंगे, लेकिन जब इनको लगा कि राहुल गांधी जी का मुद्दा चल रहा है, तभी पहलगाम में हमले के बाद सरकार को याद आया कि हमें जाति जनगणना करवानी है, इनकी मजबूरी हो गई। और वो भी अब कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, बजट आवंटन कब होगा, ये नहीं बताया। जाके पढ़ के आइए एक बार कि जाति जनगणना का मुद्दा किसने उठाया था, किसने पुरजोर तरीके से उठाया था, जनता के बीच में
को कौन लेके गया था? 50% की जो आरक्षण की कैप है उसको हटाने की बात कौन कर रहा है, जिसका वादा अभी तक आपकी सरकार ने नहीं किया है? कमरे में झांकते हैं कि इनसे उनकी नहीं पट रही है, उनसे नहीं पट रही है, अपने गिरेबान में झांकिए। अभी तो 27 दूर है, 40,000 आप लोगों पर भी नजर बनी रहेगी ना, एसबी एसपी पे भी नजर बनी रहेगी कि 2027 तक आप लोग इधर ही रहते हैं कि कहाँ रहते हैं अरुण राजभर जी? ये तो कौन कब कहाँ हम राजनीतिक दल हैं, हम एनडीए के साथ हैं और मजबूती से धरातल पर एनडीए के साथ काम कर रहे हैं। राकेश शुक्ला जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनके पास चलूंगी, लेकिन उसके पहले यूपी में नए बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हलचल के बीच पंकज चौधरी जिन्होंने एकमात्र नामांकन भरा है, उनसे एबीपी न्यूज के हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, सुनिए। पंकज जी, आपने नामांकन कर दिया है, इकलौते आप ही शख्स हैं जिन्होंने नामांकन किया, कैसी अनुभूति हो रही है? देखिए, पर्चा दाखिला हमने 5 सेट में किया है और अभी स्क्रूटनिंग होनी बाकी हो रही है और कल इसका घोषणा पीयूष जी कल आधिकारिक रूप से करेंगे। लेकिन पर आप ही इकलौते शख्स हैं जिन्होंने नामांकन किया, इसका मतलब कि आप ही अध्यक्ष? मुझे नहीं पता और मैं ही किया हूँ कि केवल और लोग भी किए हैं। नहीं, आप ही किए, दाखिल करके चला आया था। वैसे 7 बजकर सांसद हैं, कैसी अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं क्या काम करेंगे और क्या बेहतरी? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समय समय पर पार्टी दायित्व बदलती रहती है, उस दायित्व को हम लोग पूरे तन मन धन से लग करके पूरा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो पूरे तन मन धन से लग करके जो नई जिम्मेदारी मिलेगी उस पर काम करेंगे और उसको पूरा करेंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज, लखनऊ। विवेक राय हमारे संवाददाता को आप सुन रहे थे, उन्होंने बातचीत की है पंकज चौधरी से, भरोसा तो जता रहे हैं लेकिन उनको भी पता है कि चुनौतियों का पहाड़ कितना बड़ा है। 24 का रिजल्ट कई सबक देकर गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। राकेश शुक्ला जी, अब सीधे आपके पास आते हुए ईशान जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। राकेश शुक्ला जी, ये जो दांव चला गया है बीजेपी की ओर से, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, अंदर खाने तो कई तरह की बातें आ रही हैं। एक तरफ गोरखपुर से 2-2 चेहरा, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, जनसंख्या के लिहाज से, विधानसभा सीटों के लिहाज से, लोकसभा की सीटों के लिहाज से, ऐसे में गोरखपुर से 2 चेहरों को पिक करके आला कमान ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? कुछ समझ में आ रहा है क्या राकेश शुक्ला जी? नहीं, बिल्कुल चित्रा जी, मुझे लगता है पूर्वांचल हम सब में से ज़्यादा आप समझती हैं। अब पूर्वांचल के नब्ज को आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और पूर्वांचल से 2 लोगों की जो एक थ्योरी दी जा रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यदि आप पिछले 3 चुनाव देखेंगी तो 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था वो था पूर्वांचल का। 19 में भी पूर्वांचल का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का गड़बड़ाया। पूर्वांचल में 27 लोकसभा सीटें हैं, 19 के बाद 22 के विधानसभा में भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन पूर्वांचल में भाजपा का नहीं रहा। 24 का प्रदर्शन तो सबके सामने है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही ठीक नहीं था। मुझे लगता है 27 और 29 इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बिना संकोच किए पूर्वांचल से दूसरा चेहरा भी दे दिया है। जहां तक चुनौती की आप बात कर रही हैं, मुझे लगता है पंकज चौधरी जी के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। मूल चुनौती तो योगी आदित्यनाथ जी के सामने है और पूरे विपक्ष के लिए योगी आदित्यनाथ जी भी चुनौती बने हुए हैं। पीडीए का समीकरण जो देखा जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि पीडीए इस पे समीकरण है। हाँ, इतना जरूर है कि कुर्मी नेता के रूप में स्वतंत्र देव सिंह नहीं चल पाए, अनुप्रिया पटेल जी कुर्मी नेता के रूप में वहां थोड़े समय तक चली, लेकिन अब उनका भी चेहरा उतना प्रभावी नहीं बचा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नया कुर्मी चेहरा जरूर मैदान में उतारा गया है और उनका अपने समाज के बीच में भले ही दिखता ना हो, लेकिन मेरे पास जितनी जानकारी है कुर्मी समाज के बीच में पंकज चौधरी जी की स्वीकार्यता है और कुर्मी समाज उनको अपना नेता मानता है, खासकर पूर्वांचल का कुर्मी नेता। तो अब कुर्मियों की जहां तक बात है तो एक बहुत बड़ा विसंगति आई थी 2022 में कि पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को विधानसभा का चुनाव हरा दिया। बिल्कुल। तो अब ऐसे में आप देखिए कि पंकज चौधरी जी को भले ही हम एक क्षेत्र का लेके समीकरण और उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यदि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो पीडीए का समीकरण है उसकी बजाय अपना समीकरण दुरुस्त करने के लिए कुर्मी चेहरे को जो 8 से 10% उत्तर प्रदेश में है, रुहेलखंड, पूर्वांचल, अवध, इन 3 रीजनों में कुर्मी अच्छा प्रभावी वोटर है और वो भारतीय जनता पार्टी से दूर न जाने पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी जी पे दांव लगाया। यकीनन कुर्मी वोटरों ने बड़ी तादाद में अखिलेश यादव और उनके सहयोगियों को वोट किया था, ये एक बात का डर भी था, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है, खासतौर से विपक्षी दल राकेश शुक्ला जी कह रहे हैं कि थोड़ा बैलेंस करने के लिए भी
दिल्ली से ये संदेश भेजा गया है गोरखपुर। सहमत है क्या आप इस बात से राकेश शुक्ला जी? नहीं, मुझे लगता है कि बैलेंस करने के लिए भेजा गया, इस बात से मैं आपके सहमत हूँ। हाँ। क्योंकि जिस तरीके की चर्चाएं उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को लेके हो रही थी, आप 24 के बाद देखिए तो पहली चर्चा तो ये उठाई गई कि योगी आदित्यनाथ जी बदल दिए जाएंगे। अब उस चर्चा पे विराम लग गया तो ये चर्चा हुई कि अब योगी आदित्यनाथ जी की पसंद का तो अध्यक्ष नहीं बनेगा। ऐसे में एक मध्य मार्गी व्यक्ति को भेजा गया है कि जिससे जो पार्टी के अंदर ही दो तरह के जो वैचारिक रूप से व्यक्ति हैं, उनके बीच में एक ऐसा नाम भेजा गया है जिसको दोनों पक्ष स्वीकार कर सके। और पंकज चौधरी जी मुझे लगता है दोनों पक्ष के बीच में स्वीकार हुए हैं, इसीलिए अकेला नामांकन पत्र दाखिल हुआ। ठीक है, पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष बनेंगे। सिर्फ औपचारिकता भर बाकी रह गई है। शाम 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात भी होनी जानी है। ईशान जी आपके पास आते हुए प्रेम शुक्ला जी, और उसके बाद मैं बाकी मनोज काका जी आपके पास आऊंगी। ईशान त्यागी जी, 2024 का चुनाव याद आता है। महाराजगंज में इनके लिए चुनावी प्रचार करते हुए योगी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से तारीफों के पुल बांधे गए और ये कहा गया कि दिया लेकर भी अगर आप ढूंढेंगे तो पंकज चौधरी जैसा नेता नहीं मिलेगा। इतनी तारीफें की। तो अब पंकज चौधरी कुर्मी वोटर, पिछली बार आप लोगों को कुर्मियों ने वोट किया था, लेकिन उसमें बड़ा डेंट पड़ेगा क्या 2027 में? चित्रा जी देखिए, अब आपने करी है मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि यह बात किसी से पूरे प्रदेश में नहीं छिपी हुई है। उत्तर प्रदेश में आप बच्चे बच्चे से पूछेंगी तो सबको यह मालूम है कि योगी आदित्यनाथ में, जो कि मुख्यमंत्री हैं, और अमित शाह में इस समय ठनी हुई है। अब से नहीं, पिछले 2 साल से ठनी हुई है, क्योंकि यह लड़ाई है कि दोनों नंबर 2 बनना चाहते हैं। ये बीजेपी में सत्यता है, इसको आप नकारना चाहे नकार दे, पब्लिक को ये बात मालूम है, पब्लिक के बीच में ये बात है। तो इसीलिए आप ये देखेंगी कि जिस व्यक्ति को ये सेलेक्ट करने जा रहे हैं चौधरी साहब को, इन चौधरी साहब को गोरखपुर से ही लाके, गोरखपुर के ही जो मुख्यमंत्री गोरखपुर से आते हैं, उनकी लुटिया डुबोने का काम अमित शाह ने यहां पे सेट कर दिया है। आप ये देखेंगी कि गोरखपुर का ही व्यक्ति, गोरखपुर के ही मुख्यमंत्री को एक आप देखिएगा किस तरह का समन्वय बनेगा 2027 में। ये हारने का काम करेंगे। और एक बार मैं, क्योंकि वैसे तो मेरा आंतरिक भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, मेरा कोई इस बात से मतलब नहीं, आप किसी को भी लाइए, किसी को भी ले जाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आप देखिए, सेंट्रल में देखिए, मेरठ देखिए, सहारनपुर देखिए, मुजफ्फरनगर देखिए, आगरा देखिए, इस तरह जितने भी वेस्टर्न और सेंट्रल वाला जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मुझे लगता है वो केवल और केवल अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि हमें सिर्फ दरी बिछाने के लिए। अब तक अध्यक्ष तो पश्चिमी यूपी के ही थे, भूपेंद्र चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, आप ही देखिए ना, मुख्यमंत्री भी गोरखपुर मंडल से आते हैं। आप ही ने ये बात बोली, गोरखपुर से मुख्यमंत्री भी आते हैं, और उसी के बाद गोरखपुर से अभी चौधरी साहब भी आने लगे हैं। अब आइए देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात पे, क्योंकि यहाँ पे जातीय जनगणना की बात हुई थी और हमारे यहाँ पे एक साथी बोल रहे थे कि जातीय जनगणना कांग्रेस ने नहीं उठाई। जाके पढ़ के आइए, जातीय जनगणना का मुद्दा अगर किसी ने उठाया था तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने उठाया था कि हम इस देश में जातीय जनगणना करवा के रहेंगे। और यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि देश में जातीय जनगणना नहीं होगी, और जातीय जनगणना का जो प्रस्ताव है वो अब जातीय जनगणना की बात होगी तो पूछा जाएगा 2011-12 में जो जातीय जनगणना आपने कराई थी, आंकड़े क्यों छिपा लिए थे? बताइए जरा। रिलीज किए थे, कोई आंकड़े रिलीज नहीं हुए थे, यही मिथ्यावादन मत करिए। फिर देखिए, आप ये बताइए कि हमारे 2011 में जातीय जनगणना हुई, 2014 तक उसके रिजल्ट आए थे, आप पढ़ के आइए इस बात को। 2014 में हमारी सरकार बदल गई, 2014 से लेकर 2025 खत्म होने को आ गया। 2011 की जनगणना 12, 13, 14 3 साल तक जनगणना होती रहता है कि आपने आंकड़े क्यों नहीं उसके सार्वजनिक करे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है केंद्र की उसमें त्रुटियां थी इसलिए नहीं कर पाए। मतलब ये त्रुटियों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और ये जातीय जनगणना की बात करते हैं, जातीय क्या हो जाएगा? सवाल मुझसे पूछिए। जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, और उसके बाद जब भी हुई उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए, छिपा लिए गए, या उसमें कुछ कमी लेकर आई गई ईशान त्यागी जी। और आपकी सरकार तो 70 सालों तक रही। जातीय जनगणना इतनी जरूरी थी तो करवा लेते ना आप। 11 साल की बीजेपी से ही सारी उम्मीदें रहती है। 2011 में जो सेंसस हुआ था, खैर 2011 के बाद तो ये सेंसस भी नहीं करवा पाए हैं। अरे भाई साहब, आपके बीच में नहीं बोला था। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जाति देखे जाने की क्या जरूरत है?
आंकड़े भी जारी करने शुरू किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके आंकड़े रोक दिए और जाति देखेंगे हमारे नेताओं के क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला जाति जनगणना नहीं कराएंगे। आखिरी बात, सत्ता पक्ष या विपक्ष के हमारे नेताओं के कितने बुरे दिन आ गए हैं कि उनको गरीबों को देखने के लिए जाति जनगणना करानी पड़ी है। गरीबी आपको नजर नहीं आती है क्या कि कौन गरीब है कौन अमीर है? बिल्कुल पता होना चाहिए और सवाल उनके ऊपर भी उठाना चाहिए जो लाखों करोड़ों रुपए कमाकर उसके बावजूद भी गरीबों का लाभ छीन लेते हैं। अंतिम पंक्ति में अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि उसके पास कितने संसाधन है। बिहार में हुई थी जातिगत सर्वे हुआ, क्या फायदा हुआ? जातिगत सर्वे बिहार में हुआ, बीजेपी जीत गए। जातिगत सर्वे करवाया था आप लोगों ने। प्रेम शुक्ला ये बताएं जी और आखिरी बात, एक सेकंड बस, आखिरी बात, ये ओबीसी की बात करते हैं। इनका ओबीसी के सबसे बड़ा चेहरा कौन हुआ करते थे? केशव प्रसाद मौर्य। जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया उनका तो उनकी कुर्सी छीन ली गई और योगी आदित्यनाथ जी को दे दी गई। वो 10 साल से सीएम इन वेटिंग ही थे, सीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का शब्द पार्टी का पिछड़ा चेहरा कौन है उत्तर प्रदेश में? असली चाल चरित्र चेहरा दिखाता है। अगर बात करनी है तो उन व्यक्तियों की बात करें जो पिछड़े समाज से आते हैं और जिनकी पुलिस रिमांड में मृत्यु हो जाती है। सबसे ज्यादा आप एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ के आइए, सबसे ज्यादा अगर दलित और पिछड़ों के हत्याएं होती है पुलिस कस्टडी में तो वो उत्तर प्रदेश में होती है। अगर बात करनी है तो उनकी बात करिए, किसी पार्टी के आंतरिक मुद्दे की बात मत करिए। ईशान जी, आपने उनका तो बता दिया पिछड़ा, मुझे एक लाइन में बताइए कांग्रेस पार्टी का पिछड़ा चेहरा कौन है यूपी में? बहुत सारे हमारे ब्रिजलाल खाबरी, बता दीजिए। एक मिनट, ब्रिजलाल खाबरी अध्यक्ष थे, इससे पहले अजय राय जी से पहले ब्रिजलाल खाबरी जी थे, उससे पहले अजय लल्लू जी थे। भाई ये तो प्रक्रिया है, चेंज होते रहेंगे। ये तो गजब है कि बनाया था। अजय लल्लू क्यों नहीं थे? लेकिन अजय लल्लू जी विधायक थे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी बने, ब्रिजलाल खाबरी बने। पंकज चौधरी के जरिए ये जो बड़े बड़े ख्वाब आप लोगों ने 2027 के सजो कर रखे हुए हैं, आपको लग रहा है कि कमाल कर जाएंगे और यादव कुर्मी वोट जो एक तरह से ध्रुवीकृत हो गया था समाजवादी पार्टी की तरफ, वो पंकज चौधरी जी तोड़ पाएंगे कुर्मी वोटरों को आपके लिए? प्रेम शुक्ला जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत विभाजन को रोकने का हमेशा प्रयास करती है। और कहाँ भाई आप जो है 33 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी को 36 सीटें मिली हैं, 3 सीटों का अंतर भारतीय जनता पार्टी के समक्ष। 2014 में समाजवादी पार्टी 5 सीट पाई थी, 2019 में 5 सीट पाई थी, 33 और 37 का 4 सीट का अंतर है ना। और जो है आप महाराष्ट्र का चुनाव आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए पिछड़ा था, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो 3/4 बहुमत मिला है, 3/4 बहुमत। बिहार में जातिगत सर्वे हुआ और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 3/4 बहुमत मिला है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को सभी का साथ मिला है, किसी एक जाति का नहीं, सारी जातियों का साथ मिला है। लोग बहुत सारा फैक्टर लेके बिहार में टहल रहे थे, माई फैक्टर है न फला फैक्टर है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? पूरी तरह से यादव समाज भी जिसको राष्ट्रीय जनता दल का वोट माना जाता था, उसने बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में बिहार में मतदान किया। ठीक है, वक्त कम है, यादव समाज का एक ही मुख्यमंत्री पूरे देश में है, वो कौन है? मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोहन यादव है। मनोज काका जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से उनके सवालों पर। चलिए चित्रा जी, कम से कम आदरणीय का अपने शब्द सुधारे गए, इसके लिए धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश का सबसे गंभीर, अगर पिछड़े का सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व दे देना ही न्याय है तो न्याय नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन में माइग्रेशन की पॉलिसी न लागू होने का पुरजोर विरोध करती है। उत्तर प्रदेश में माइग्रेशन की पॉलिसी अपनाई जाए जिससे पिछड़े तबके के वो और एससी तबके के, एसटी तबके के, ईडब्ल्यूएस के भी लोगों को न्याय मिले। समाजवादी पार्टी लगातार इसकी आवाज उठा रही। 15 तारीख को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने आंदोलन है, वहां पुरजोर आंदोलन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत, चाहे उत्तर प्रदेश में यूपीएससी में बीईओ का रिजल्ट आया 2019 का, उसमें पिछड़े तबके का जो मेरिट बनी 165 पर बनी, जबकि ईडब्ल्यूएस की बनी 109 पर बन गई। तो इस तरह से अनियमितता हो रही है। आरओ 2016 का जो रिजल्ट आया 2020 में,
उसमें भी अनियमितता हुई। लगातार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन है उसके नियम लागू नहीं किए जा रहे हैं। दलितों, पिछड़ों और 90% बहुजन तबके के साथ अन्याय हो रहा है। उनको उन्हीं के आरक्षित वर्ग में ही दफनाया जा रहा है, जबकि जो संविधान का अनुच्छेद 16(4) ये कहता है कि आरक्षण मेरिटोरियस लोगों के लिए नहीं है, कमजोर लोगों के लिए है। तो उत्तर प्रदेश में अगर सच में योगी आदित्यनाथ जी, अगर योगी मोदी जी चाहते हैं कि अगर पिछड़ों और दलितों का कल्याण हो, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, एसएससी में माइग्रेशन की पॉलिसी अपनाई जाए। ठीक है, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मुद्दे कई हैं, देखना दिलचस्प रहेगा 2027 में कौन पड़ता है किस पर भारी। लेकिन गोरखपुर से ये डबल इंजन उत्तर प्रदेश में लगाकर दिल्ली से आला कमान ने बड़ा संदेश दिया है। अब इस संदेश का असर कितनी दूर तक जाता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। शिमला दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। ये कहा कि यूपीए की सरकार में जनता के लिए नहीं, एक परिवार और जाति की ही सरकार होती थी। पहले की सरकार जाति की सरकार होती थी, अभी की सरकार विकास का काम करती है। ये आरोप उनकी ओर से कांग्रेस पार्टी पर मढ़ते हुए अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए कहे गए। 11 वर्ष पहले यूपीए की सरकार में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार का मतलब क्या होता था? सरकार सबके माध्यम से बनती थी, लेकिन सबके माध्यम से बनने के बाद सरकार किसी एक जाति की हो जाती थी, सरकार किसी वर्ग की हो जाती थी, सरकार किसी मजहब की हो जाती थी, सरकार कभी किसी के परिवार की हो जाती थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।